नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। एक खास पेशकश लेकर इंडिया रिपोर्टर्स। इंडिया रिपोर्टर्स में हम आपको बताते हैं सत्ता के गलियारों से लेकर सरहद तक की हर खबर, विकास की रफ्तार से लेकर जमीनी हकीकत तक की हर खबर, हर उस खबर पर नजर जो आपके लिए बहुत जरूरी है और उन खबरों की ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं इंडिया रिपोर्टर्स। अयोध्या राम मंदिर में दान चोरी के मामले ने जैसे ही तूल पकड़ा, तुरंत से मीटिंग बुला ली गई। बैठक हुई है, राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये बैठक की गई है और बैठक लगभग 3 घंटे तक चली है। इस बैठक के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई है कि आखिरकार कौन कौन सी वो वस्तुएं हैं जिनको लेकर के ये दावे किए जा रहे थे कि वो गायब हैं। अब वो गायब हैं या नहीं है, उसके बारे में कोषाध्यक्ष की तरफ से ये मीटिंग की गई है। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन भी अब आगे देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किस तरीके से ये जानकारी दी गई है कि कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो गायब हैं भी या नहीं हैं। दरअसल इस पूरे मामले पर कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। 2800 वस्तुओं का रजिस्टर बना हुआ है। उनमें से जिन 5 बातों की चर्चा चली है, उन 5 बातों को सबसे पहले जो सुवर्ण का बना हुआ रामचरितमानस का ग्रंथ है, वह ग्रंथ काकभूषुंडी जी महाराज और भगवान के लिए आया हुआ सुंदर हार, प्रभु के स्वयं के चरण चिन्हों के सहित जो चरण पादुकाएं बनी है, ये सब हमने डिस्प्ले की है। वो आपने देखी भी होगी, वो सब लाइव था। और ऐसे सुनो, और ऐसी सभी चीजें वहाँ पर उपलब्ध है। जो अधिकृत लोग हैं वो आकर के देख सकते हैं। और किसी भी सामान के गायब होने की बात सही नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रस्ट ने उन सभी वस्तुओं को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जिनकी चोरी होने या गायब होने के आरोप लगाए गए थे, जिसमें सोनी के रामचरितमानस, भगवान राम के चरण चिन्ह, हार और काकभूषुंडी को कॉन्फ्रेंस में रखा गया है, क्योंकि तमाम दावे सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे थे कि ये चीज़ें गायब हैं। और इसके पीछे की वजह थी पूर्व आईएएस अधिकारी एस लक्ष्मी नारायण, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से ये आरोप लगाए थे कि उनके परिवार ने अप्रैल 2024 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सोने की परत चढ़ी रामचरितमानस की एक प्रति दान की थी, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। उनका दावा था कि ये रामचरितमानस कुछ समय तक श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए प्रदर्शित की गई, लेकिन बाद में उसे वहां से हटा दिया गया था। हालांकि उनकी तरफ से ये भी दावा किया गया था कि बार बार उन्होंने महामंत्री चंपत राय से इस बारे में जानकारी मांगी थी, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इन आरोपों पर गोविंद देवगिरी ने कहा कि दान की सभी वस्तुएं ट्रस्ट की निगरानी में सुरक्षित है और किसी भी दान की गई वस्तु के चोरी होने या गायब होने का दावा पूरी तरीके से भ्रामक है। हालांकि ट्रस्ट की तरफ से ये जरूर जानकारी दी गई है कि इस पूरे मामले में चंपत राय ने जो इस्तीफा दिया है, अनिल मिश्रा ने जो इस्तीफा दिया है, वो ट्रस्ट के सामने मीटिंग में रखा गया है और सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच हो सके, इसलिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। एसआईटी का गठन इस पूरे मामले में कर दिया गया है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि एसआईटी तथ्य बाहर लेकर के आएगी। जिन लोगों ने ये कारनामा किया है, दान की चोरी की है, उन लोगों को जरूर से यहाँ पर पूरी सजा दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट कमल के साथ मैं मीनाक्षी रजत, इंडिया डेली, नोएडा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने एक प्रेरणा पार्क का उद्घाटन किया और साथ में देश की 3 हस्तियां, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के प्रधानमंत्री रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक रहे और साथ में अशोक सिंघल जो कि विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहे, उनकी मूर्तियों का अनावरण किया। और इसके बाद उन्होंने एक नौका रेस को हरी झंडी भी दिखाई और शाम को उन्होंने लगभग 5 बजे के आसपास उन्होंने पीडब्ल्यूडी की समीक्षा बैठक भी की। इस समीक्षा बैठक में उन्होंने प्रयागराज में हो रहे कार्यों के बारे में जाना और साथ में जो काम अब हो रहे हैं उनके बारे में भी वहाँ पर जो अधिकारी थे उनसे पूरी जांच पड़ताल की, उनको दिशा निर्देश भी दिए। और एक जनसभा में उन्होंने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज कभी माफियाओं के आतंक से ग्रस्त था। आज यहाँ पर उत्सव होते हैं, आज यहाँ पर कुंभ मेले का बहुत बड़ा आयोजन तो होता ही होता है, साथ में यहाँ पर हर तरह के आयोजन हो रहे हैं। पहले यहाँ माफियाओं के कब्जे में जिस तरह प्रयागराज की भूमि थी उसको मुक्त कराया गया है। कैमरामैन सर्वजीत के साथ सुशील कुमार तिवारी, इंडिया डेली 24/7 प्रयागराज से। 6 जुलाई 2026 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है।
खास बात यह है कि इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में लश्कर तैयबा और द रेजिडेंट फ्रंट यानी टीआरएफ का चीफ बताते हुए हाफिज सईद को मुख्य आरोपी बनाया है। बात की जाए इस चार्जशीट की तो एनआईए ने अपनी इस चार्जशीट में ये भी बताया है कि हाफिज सईद ने ही पहलगाम आतंकी हमले की न सिर्फ साजिश रची बल्कि जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनको भी मैसेज पहुंचाए गए कि किस तरीके से आतंकियों की मदद करनी है। इसके अलावा इस चार्जशीट में ये भी बताया गया है कि हाफिज सईद की देखरेख में न सिर्फ पहलगाम आतंकी हमला हुआ बल्कि हर मूवमेंट को बारीकी से हाफिज सईद ने ही हैंडल किया था। ये तमाम आरोप हैं जो एनआईए ने अपनी चार्जशीट में हाफिज सईद यानी एलएटी के जो चीफ है और टीआरएफ का चीफ है उस पे लगाए हैं। साथ ही जो ये भी कहा है एनआईए ने कि हाफिज सईद ने जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया, इससे पहले भी कई आतंकी वारदातों को भारत में अंजाम देने की कोशिश हाफिज सईद के द्वारा की गई है और यही आरोप लगाते हुए एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उसके ऊपर यूएपीए के तहत आरोप लगाए हैं। बात की जाए इस हमले की तो इस चार्जशीट में एनआईए ने यह भी कहा है कि इस जो है पूरी साजिश को पाकिस्तान ने रचा, हाफिज सईद के जरिए अंजाम दिलवाया गया और ओवरग्राउंड वर्कर ने इसे एग्जीक्यूट करवाया। ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जिनको कड़ियों को जोड़ा गया है इस चार्जशीट में। इसके अलावा इस चार्जशीट में ये भी बताया गया है कि जांच के दौरान वो तमाम सबूत, तमाम जो है वो चैट्स, तमाम जो है वो जो कॉल रिकॉर्डिंग्स, तमाम जो है वो आरोपी जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे जिन्होंने इस जो है हमले में आतंकियों की मदद की थी, उन तमाम चीज़ों का जिक्र इस चार्जशीट में किया गया है। इससे पहले की अगर बात की जाए तो दिसंबर 2025 में एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पहली चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें साजिद भट्ट और महादेव ऑपरेशन में मारे गए 3 आतंकियों का जिक्र किया था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 22 अप्रैल 2025 को ही पहलगाम में आतंकी हमले को लश्कर तैयबा ने टीआरएफ की सहायता से इसे अंजाम दिलाया था जिसमें 22 से ज़्यादा पर्यटकों की मौत हो गई थी जिसमें एक जो है वो लोकल रेसिडेंट भी शामिल था। फिलहाल एनआईए जो है वो लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रहा है और जब 22 अप्रैल 2025 को जब पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया था उसके बाद से ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी की कई टीमें इस मामले की जांच लगातार कर रही हैं। हालांकि अभी जो है वो दूसरी यानी पहली चार्जशीट दिसंबर 2025 में दाखिल की गई थी और दूसरी सप्लीमेंट्री जो चार्जशीट है उसे 6 जुलाई 2026 यानी आज कोर्ट में दाखिल किया गया है। एनआईए ने यह भी कहा है कि अभी इस मामले में और जांच करनी बाकी है क्योंकि अभी इस मामले में और भी लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं, इसीलिए लगातार अपनी जाँच को एनआईए आगे बढ़ा रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जैसे जैसे जाँच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस हमले के जो तार हैं वो तमाम उन लोगों तक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं जो ना सिर्फ लोकल हैं बल्कि जो ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर लश्कर तैयबा यानी हाफिज सईद के लिए काम कर रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले में आज एक बड़ा खुलासा हुआ जब एनआईए की तरफ से एक चार्जशीट पेश किया जो चार्जशीट 1597 पेजेस का है। वो जम्मू एनआईए कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो पेश किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जो लश्कर तैयबा का खूंखार आतंक यानी कि हाफिज सईद का मेन रोल जो है इस पाकिस्तान के आतंकी हमले जो श्रीनगर दक्षिणी कश्मीर के पहलगाम इलाके में 22 अप्रैल 2025 को किया गया जिसमें बेरहमी से पर्यटकों के साथ साथ एक स्थानीय नागरिक का कत्ल किया गया। उसके बाद 15 दिसंबर 2025 को एक और चार्जशीट जो है एनआईए की तरफ से जम्मू के एनआईए कोर्ट में जो है वो सबमिट किया गया। उसके बाद आज फिर से एक बार एनआईए का एक बड़ा खुलासा किया गया जिसमें हाफिज सईद पाकिस्तानी आतंकी लश्कर तैयबा का जो बोल्ड डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है उसको मेन एक्यूजर जो है बताया गया। आपको बताते चले कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन महादेव, जिसमें 3 आतंकियों को हारवन के इलाके में जो है उनको मार गिराया गया। उनसे जो है फ़ोन रिकवर किए गए। उससे कहीं ना कहीं ये साबित हुआ कि हाफिज सईद जो है लश्कर तैयबा का आतंकी वो पहलगाम घटना में उनके साथ थे और शाना बशाना उस अटैक का प्लानिंग जो है वो की गई है। हाफिज सईद के साथ साथ सज्जाद जट यानी कि जो कि कश्मीरी रीजन है यहीं का रहने वाला है, उसके बाद 2019 से पहले ही
वो कश्मीर घाटी छोड़ के टर्की में बैठे हुए और वहाँ से TRF यानी कि लश्कर तैयबा का ऑफशूट आतंकी नेटवर्क TRF जो है वो वहाँ से उसको ऑपरेट कर रहा है। और सोशल मीडिया की तरफ से अगर देखा जाएगा या ऑनलाइन रेडिकलिज्म में अगर देखा जाए सजाद जट का एक बड़ा हाथ जो है माना जा रहा है, जो TRF का बैकबोन माना जाता है। उसके साथ साथ लश्कर तैयबा ने भी कई सारे अटैक जो है कश्मीर घाटी में करवाए, जिसमें मेन एक्यूज़ जो है हाफिज़ सईद को जो है डेजिग्नेट किया गया। और वही जो पहलगाम घटना यहाँ पे घटी जिसमें पर्यटकों के साथ स्थानीय नागरिक को बेरहमी से कत्ल किया गया, आज NIA चार्जशीट में उसका भी नाम जो है वो इंक्लूड किया गया। यानी कि लश्कर तैयबा जो बेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कश्मीर घाटी में अगर देखा जाएगा कई सारे अटैक्स में लश्कर तैयबा का हाथ बताया जाता है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा जो एक्यूज जो मेन कल्प्रिट जो है उस अटैक्स में जो मास्टरमाइंड माना जाता है, चाहे पुलवामा घटना की बात करें या पहलगाम घटना की बात करें या उरी हमले की अगर हम बात करेंगे, उसमें जो है हाफिज़ सईद का नाम कहीं ना कहीं सामने आया, जो मेन एक्यूज जो है प्री प्लान जिनका ये आतंकी हमला करवाना, वो हाफिज़ सईद का नाम जो है सामने आया। और आज भी उसी तरीके से अगर देखा जाएगा हाफिज़ सईद का नाम फिर से एक बार जो है पहलगाम घटना में सामने आया, जो मेन एक्यूज है जिसने ये पूरा प्लान किया, जो मास्टरमाइंड जो है लश्कर तैयबा का है, जितने भी अटैक्स कश्मीर घाटी में हुए उसमें हाफिज़ सईद का नाम आया। और आज भी 1597 पेजेस का सप्लीमेंट्री चार्जशीट उनके खिलाफ जो है वो जम्मू NIA कोर्ट में सबमिट किया गया। इंडिया डेली के लिए नासिर खान, कश्मीर। जम्मू कश्मीर के स्कूलों में पहुंची विवादित किताब जो है उसका खुलासा बढ़ता जा रहा है। अब उसमें कई नए खुलासे आते हैं, नई परतें खुलती जा रही हैं। इसको लेकर जम्मू कश्मीर पीपल फोरम ने आज दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रघु मेहता, जो इसके वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। सर, क्या है पूरा ये मामला? पर्सनालिटीज़ एंड लीजेंड्स ऑफ J&K, इस बुक के बारे में कि इसके अंदर जो है बड़े ऑब्जेक्शनेबल जो है कंटेंट है। इसके अंदर जो है वो नॉन टेररिस्ट उग्रवादी जो कि जिनका नाम मकबूल भट्ट है, जिनको अल्टीमेटली फांसी की सजा हुई, और बहुत से सेपरेटिस्ट लीडर लाइक मसरत आलम, सैयद अली शाह गिलानी, शबीर शाह और बहुत से लोग जो हैं उनका महिमा मंडन जो उस बुक के अंदर हुआ है, जो कि एक पॉइजन का काम बच्चों के माइंड के अंदर कर सकता था। ऐसी हमने एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और LG एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके ऊपर इमीडिएटली संज्ञान लेते हुए हम उनका आभार भी व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इमीडिएटली इसके ऊपर संज्ञान लिया और बुक को विड्रॉ करने का आर्डर दिया। और जो लोग कल्प्रिट थे, इसके पब्लिशर और इसके राइटर थे, उनको बैन कर दिया और ब्लैक लिस्ट कर दिया। ये किताब बैन होने के बाद, ये किताब विड्रॉ होने के बाद, आज भी ये किताब जो है जो जम्मू यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में आज भी मौजूद है। और वो शेल्फ नंबर DL 472237 के तहत आज भी वो किताब जो है, जो कंट्रोवर्शियल किताब है और जिसको जम्मू कश्मीर सरकार ने बैन किया हुआ है, वो किताब आज भी जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी की पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में मौजूद है। और ये एक बहुत शर्मनाक बात है। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा आज हम ये मांग उठा रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस के हेड, जिनके तहत पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट जम्मू यूनिवर्सिटी का चल रहा है, उनको इमीडिएटली सस्पेंड करना चाहिए। वो प्रोफेसर जिन्होंने और वो टीम जिन्होंने इस बुक को रिकमेंड किया और जिन्होंने इस बुक को खरीदा, उनके खिलाफ भी जो डिपार्टमेंटल और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये किताब का एक पेज है जिस पे पूरा बताया गया है कि ये पर्सनैलिटी एंड लीजेंड्स ऑफ J&K किताब नामक किताब, पॉलिटिकल साइंस लोकेशन भी बताई गई है जहाँ पर ये पूरा इसके बारे में बताया गया। और कहीं ना कहीं जहाँ पर ये एक स्कूल्स के लेवल से शुरू हुआ एक जो घोटाला ये कह सकते हैं, या एक जिस तरह का ये पूरा ये सिस्टम बन पाया है, उसको जो एक उजागर करने की कोशिश की गई है। अब इसमें कई परतें खुलती नजर आ रही हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि प्रशासन इस पर जल्द से जल्द संज्ञान और ऐसी जितनी भी बुक्स जो बच्चों की मानसिकता में जहर भर सकती हैं, उन सबको जल्द से जल्द बुक्स को यहां से शेल्फ से निकाला जाए। कैमरामैन सुनील के साथ विकास सबरोल, इंडिया डेली 24/7 के लिए जम्मू से। इंडिया रिपोर्टर्स में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक है। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।